Hello, people. I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. And today we're here to quickly revise chapter number 14. अरे ये क्या हो गया? Incorrect. AC adapter is dash. No, यार, it is correct, यार. Very correct. Yes. चलिए. So we are here to quickly revise chapter number 14 and thereafter wrap up with the additional topics. तो एकदम मस्ती से होने वाला लेक्चर, एकदम छोटा सा लेक्चर होने वाला है, कोई परेशानी की बात नहीं आज. और इसके बाद में जिंदगी का अलग मुकाम की तरफ जाएगी because part A would be सब. चलिए यार, मुझे बताइए चैप्टर नंबर 14 पढ़कर आए हो क्या? पढ़कर आए हो क्या अच्छे से? आर यू ऑल विथ मी? यस वी विल, दैट्स द स्पिरिट. चलो, तो चैप्टर 14 को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था कि पार्ट ए टॉक्स अबाउट स्कोर्स, वेरी गुड. पार्ट बी टॉक्स अबाउट सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003 एंड पार्ट सी टॉक्स अबाउट सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम. बहुत ही इजी है. चलो गधों इधर आओ. सर आप जब भी कहते हो लेक्चर छोटा होगा बड़ा हो जाता है. गधों इधर ध्यान दो. तो हमने सबसे पहले शुरू कर दिया है स्कोर्स पे. तो स्कोर्स के बारे में दो चीजें हैं. पहला, सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्कोर्स, कि स्कोर्स के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, और दूसरा हाउ टू लॉन्च कंप्लेन इन स्कोर्स. ये दो चीजें हैं. सेलिएंट फीचर्स बहुत आसान है. देखो पहली चीज तो, चूंकि अब ये पूरा स्कोर्स सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम ऑनलाइन है. मैंने आपको वेबसाइट बताई लास्ट लेक्चर के अंदर. व्हेन इट इज ऑनलाइन, दो फीचर तो ऑफ कोर्स आते हैं. कोई भी चीज अगर ऑनलाइन है तो यू कैन एक्सेस इट 24/7 एंड एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर. ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर कोई भी चीज ऑनलाइन है तो हम उसको 24/7 कभी भी कर सकते हैं एंड एनी टाइम एनीवेयर से कर सकते हैं. तो ये ऑनलाइन के साथ में आता है. अब इस कोर्स में क्या होता है कि भाई साहब, जैसे ही आपने कंप्लेन लॉन्च की, एक सिस्टम जनरेटेड मेल आता है, जिस मेल के अंदर आपका एक ट्रांजैक्शन नंबर भी लिखा होता है, ताकि यूनिक नंबर, ताकि कल को आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सके. कंप्लेन जैसे ही आपने कर दी, इमीडिएटली द कंप्लेन इज फॉरवर्डेड टू द कंपनी. कंपनी को या इंटरमीडिएरी को कंप्लेन फॉरवर्ड की जाती है. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ दैट इंटरमीडिएरी? उसने क्या करना है मुझे बताओ. हमने कंप्लेन की स्कोर्स पे, स्कोर से कंप्लेन उसको गई है. अब उसको क्या करना है? एक्शन टेकन रिपोर्ट. उसको उस पे एक्शन लेना है, हमें कॉल वगैरह करना है, जो भी उसकी एंड से नीड है उसे वो एक्शन लेना है. एंड देन द एंटिटी हैज टू अपलोड एन एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन स्कोर्स. सेबी देखता है कि ओके, इनके अगेंस्ट कंप्लेन हुई थी, इन्होंने क्या एक्शन लिया है. एक्शन टेकन रिपोर्ट देखी. इफ सेबी सेटिस्फाइड तो सेबी कंप्लेन को कर देता है क्लोज. दैट इज हाउ स्कोर्स फंक्शन. और साथ ही साथ एक व्यक्ति अगर कभी भी चाहता है, यहां तक हो गया, कभी भी चाहता है तो अपने कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकता है. जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे अपने ऑर्डर का स्टेटस देखते हो, वैसे ही कंप्लेन का स्टेटस चेक किया जा सकता है. कोई भी एंटिटी या फिर इन्वेस्टर अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहता है तो क्लैरिफिकेशन भी एक दूसरे को देख, मतलब दे कैन इवन चैट विद ईच अदर. तो एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं स्कोर्स पे, तो क्लैरिफिकेशन भी लिया जा सकता है. हर एक कंप्लेन का एक ऑडिट ट्रेल होता है. ऑडिट ट्रेल का मतलब है कि एंड से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, इस तरह से हर एक कंप्लेन चाहता है. तो एक फिक्स ऑडिट ट्रेल है हर एक कंप्लेन का. एंड लास्ट पॉइंट, कि जो सारी कंप्लेन इकट्ठी होती है ना सेबी के सेंट्रल डेटाबेस में, इट इज रियली हेल्पफुल कि कल को सेबी को कोई भी रेगुलेशन बनाना है या कोई रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट्स लाने हैं, तो वो कंप्लेंट्स को ध्यान में रखता है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है जो इन्वेस्टर्स फेस करते हैं. So SEBI, considering these complaints, have a strong database to make further regulations or amendments. So this is what salient features of scores. चैप्टर में चार चीजों पे 4 मार्क कराया था, उनमें से एक ये था salient features of scores. Next is how to lodge complaint in scores. How to lodge complaint in scores. ठीक है, एग्जाम में एक ही बार आएगा. तो यहाँ पे कैसा है कि आपने एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया क्या करना है. कि सबसे पहले क्या करो, स्कोर्स की वेबसाइट पे जाओ. स्कोर्स की वेबसाइट क्या है? http://scores.gov.in. इस पे जाके कंप्लेन रजिस्ट्रेशन पे जाओ अंडर इन्वेस्टर कॉर्नर. तो इस पे चाहोगे आपको इन्वेस्टर कॉर्नर दिखेगा, उस पे क्लिक करो. फिर आपको कंप्लेन रजिस्ट्रेशन दिखेगा, उस पे क्लिक करो. तो हमने कल वेबसाइट को देखा था. फिर आपका पूरा एक फॉर्म दिखने लग जाता है कि उसको फिल करो. तो पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करो, सबमिट पे क्लिक करो. फिर कंप्लेन डिटेल्स आएंगे, उसको फिल करो और फिर सबमिट पे क्लिक करो. जैसे आपने ये वाला सबमिट कर दिया, फिर आपको ऑटोमेटिकली एक सिस्टम जनरेटेड मेल मिलेगा और वहां पर एक पॉपअप होगा, एक यूनिक नंबर कि आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है. और इस नंबर को यूज करते हुए आप अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं. बहुत ही बढ़िया. देखो देखो देखो, फॉर्म फिल करते हैं, कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती है जहां पे 4 मार्क्ड है. साथ में साथ में हम चाहें तो एक पीडीएफ भी अटैच कर सकते हैं अप टू द साइज ऑफ 1 MB. ये भी किया जा सकता है. जैसे हम करेंगे, यूनिक नंबर मिल जाएगा और एक ऑटोमेटिक जनरेटेड ईमेल भी मिल जाएगा. This is how and complaint could be registered on scores. Very easy. ये हुआ चैप्टर का पार्ट ए, salient features of scores and how a complaint could be lodged in scores. ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अब आता है फिर ये बोरिंग सा एस्पेक्ट, सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003. I don't think this is a very important aspect and I even believe that in the coming amendments, in the coming changes, this might even change. But हमारे सिलेबस में भी है तो फटाफट से इसको देखेंगे. सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003 के अंदर क्या है? सबसे पहले आता है पावर एंड फंक्शन ऑफ ओम्बड्समैन. कि ओम्बड्समैन के पास क्या क्या पावर है? 4 पावर है. पहला, टू रिसीव कंप्लेंट्स, to consider complaints,
टू अप्रूव एन एमिकेबल सोल्यूशन, और अगर एमिकेबल सोल्यूशन पे पार्टीज एग्री नहीं करती, देन टू एडजुडिकेट, टू पास एन अवार्ड। जो अवार्ड पास करेंगे वो इन दोनों पे मैंडेटरीली अप्लाई करता है। वापस बोलता हूं क्या पावर्स हैं ओम्बड्समैन की। पहला, टू रिसीव कंप्लेंट्स, टू कंसिडर कंप्लेंट्स की क्या कंप्लेन है क्या नहीं, उसको कंसिडर कर दिया। देन आफ्टर टू गिव सम एमिकेबल सोल्यूशन, टू प्रोवाइड एमिकेबल सोल्यूशन, टू अप्रूव एन एमिकेबल सोल्यूशन, क्या प्यार मोहब्बत से मान लो, अगर नहीं मानते देन टू एडजुडिकेट। ये 4 पावर्स है। देन ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग कंप्लेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार मार्क के देख लो। 4 में से तीसरा स्टार मार्क हो गया कि किन किन ग्राउंड्स पे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे। नॉन रिसीट ऑफ रिफंड ऑर्डर, अलॉटमेंट ऑर्डर, कि हमने शेयर्स के लिए या फिर यूनिट्स के लिए म्यूचुअल फंड के सीएस की यूनिट्स के लिए अप्लाई किया था और हमें ना तो यूनिट्स अलॉट हुए ना ही रिफंड हुआ है पैसा। नेक्स्ट, नॉन रिसीट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यूनिट सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, बोनस शेयर्स, कि भाई हमने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमें अलॉटमेंट भी हो गया था, बट शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, डिबेंचर्स नहीं मिल रहे। नॉन रिसीट ऑफ डिविडेंड, कि हम भाई यूनिट होल्डर हैं या फिर हम शेयर होल्डर हैं, हमें डिविडेंड नहीं मिला, सबको मिला है हमको नहीं मिला। हम डिबेंचर होल्डर हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं मिला है या फिर रिडम्पशन पे पैसा नहीं मिल रहा है। नॉन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड फंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब हमने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, फिर उनको रिफंड कर देना चाहिए था, ठीक है हमें अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो जितने दिन में रिफंड करना चाहिए था उन्होंने लेट रिफंड किया, तो अभी रिफंड जो है एप्लीकेशन मनी का, इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो हमें इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं ऑन डिलेड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। फिर नॉन रिसीट ऑफ एनुअल रिपोर्ट और स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द पोर्टफोलियो, कि हमारा एनुअल रिपोर्ट सबको मिला, हमको नहीं मिला। नॉन रिसीट ऑफ रिडम्पशन अमाउंट फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड रिटर्न फ्रॉम सीआईएस, कि सीआईएस से म्यूचुअल फंड जो एंड में रिडम्पशन का पैसा देते हैं वो हमको नहीं मिल रहा है। नॉन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय इश्यूअर कंपनी म्यूचुअल फंड सीआईएस, कि हमारी सिक्योरिटी को ट्रांसफर नहीं करने, वी हैव सोल्ड द शेयर्स टू समवन, हमने अप्लाई किया है, वो सिक्योरिटी को ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है। नॉन रिसीट ऑफ लेटर ऑफ ऑफर इन टेक ओवर, बायबैक ऑफर और डीलिस्टिंग, टेक ओवर, बायबैक, डीलिस्टिंग, बहुत बेहतरीन रेगुलेशन हमने पढ़े हैं। इन सब के अंदर शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है कि आपके शेयर्स बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो, तो वहां पे मुझे लेटर ऑफ ऑफर नहीं मिला है टेक ओवर, डीलिस्टिंग या बायबैक के अंदर। नॉन रिसीट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कॉर्पोरेट बेनिफिट और एनी ग्रीवेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट, मतलब ये जो हमें वोटिंग राइट वगैरह मिलते हैं, तो ये वोटिंग राइट हमें नहीं मिले, हमें नोटिस नहीं मिला मीटिंग का, वो सब यहाँ पर है। और 11th थोड़ा जनरल है, 12th सबसे ही जनरल है। 11th क्या कह रहा है, एनी इशू विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, एनी ग्रीवेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट और बोनस इशू बाय लिस्टेड कंपनी। एंड लास्ट इज एनी अदर ग्रीवेंस व्हिच इज इवन नॉट कवर्ड हियर, एनी ग्रीवेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू और डीलिंग इन सिक्योरिटीज अगेंस्ट एन इंटरमीडियरी, कोई भी इशू है आपको, तो लास्ट के दो थोड़े से जनरल पॉइंट दिए। These are the grounds on which grievance could be, on which complaint could be filed. These are the grievances for which complaint could be filed. फिर वापस टाइम पास में आते हैं, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट, कि ओम्बड्समैन रेगुलेशन जब वो इंडिविजुअल हुआ करता था तो क्या करो, सबसे पहले अपने जुरिस्डिक्शन का ओम्बड्समैन ढूंढो, कि भाई ओके दिस ओम्बड्समैन हैज जुरिस्डिक्शन, तो उसको दो हमारी कंप्लेंट। या फिर आपको अपने जुरिस्डिक्शन का ओम्बड्समैन नहीं मिल रहा है, तो जो सेंट्रल हेड ओम्बड्समैन है उसको दे दो कि यार प्लीज ये मेरे रिस्पेक्ट ओम्बड्समैन को दे दो, ये आ गया। फिर ओम्बड्समैन क्या करता है, आपकी कंप्लेंट को सुनता है, आपने रिटर्न कंप्लेंट देनी होती है अलोंग विद द फीस, ये आपने दे दी है। फिर अब क्या करता है, ओम्बड्समैन उसको देखता है और ओम्बड्समैन को ठीक लगता है तो उसको एक्सेप्ट करके अदरवाइज उसको डिसमिस भी कर सकता है। दैट इज फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। देन पार्ट टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, ओम्बड्समैन चाहे तो लिस्टेड कंपनी इंटरमीडियरी से कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। अगर उन्होंने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ओम्बड्समैन विल हैव अ नेगेटिव इन्फरेंस कि नहीं इन्होंने तो वो काम किया ही नहीं होगा, ये कल डिस्कस किया था हमने। उसके बाद में ओम्बड्समैन को जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो एकदम कॉन्फिडेंशियल रखनी, किसी को बताएगा नहीं, बट ओम्बड्समैन चाहे तो अदर पार्टी को, कंप्लेनेंट को बता सकता है जितनी जरूरत है उतनी इंफॉर्मेशन। देन वी आर सेटलमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ओम्बड्समैन सबसे पहले कोशिश करेगा ओके दोनों लोगों की कंप्लेन हो गई, एक एमिकेबल सॉल्यूशन की दोनों लोग अग्री करते हो क्या, एक सेटलमेंट, और अगर दोनों अग्री कर जाते हैं तो स्टोरी खत्म, अग्री नहीं करते हैं तो ओम्बड्समैन हैज अ पावर टू इशू अवार्ड इशू करेगा। अवार्ड जो भी देंगे इन केस मैटर इज नॉट रिजॉल्व बाय म्यूचुअली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, एमिकेबल सॉल्यूशन से नहीं होता है तो अवार्ड कम्स इनटू पिक्चर, फिर वो अवार्ड करेगा। अवार्ड दे दिया जाना चाहिए विद इन 3 मंथ्स, आपकी कंप्लेंट रहती है उसके 3 महीने के अंदर अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड एक बार दे दिया दैट इज फाइनल, अवार्ड फाइनल होता है। सर क्या अवार्ड के केस अपील कर सकते हो, हाँ, लेकिन अवार्ड में ऑप्शन नहीं होता इसको कंप्लाई करना है कि नहीं करना है, अवार्ड हैज टू बी मैंडेटरीली कंप्लाई, दैट इज फाइनल। आप चाहें तो सेबी के पास अपील कर सकते हो उसके केस, फाइनलिटी अवार्ड कि फाइनल है बट आप सेबी के पास अपील कर सकते हो। डिस्प्ले ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ओम्बड्समैन, कि आपके जो ओम्बड्समैन है, आपके रिस्पेक्टिव ओम्बड्समैन के सारे डिटेल्स, नेम, एड्रेस वगैरह आपको अपने ऑफिस प्रेमाइस पे लगाना है। हर लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी को अपने ऑफिस प्रेमाइस पे ओम्बड्समैन की डिटेल्स लगाने हैं। क्लियर है? So this is display of particulars of ombudsman. Brilliant. यहां पे हमारा पार्ट भी खत्म होता है ombudsman का रेगुलेशन, और लास्ट पार्ट आता है which is another star mark topic, that is SEBI informal guidance scheme. इसमें दो ही चीजें हैं, पहला कि informal guidance scheme में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है।
एनी इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी के पास जो भी इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड है उनमें से कोई भी इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकता है। एनी लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी है इंडिया में वो लिस्टेड कंपनी अप्लाई कर सकता है। एनी कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट सिक्योरिटीज लिस्टेड, चलो कोई भी इंटरमीडिएट अप्लाई कर सकता है, कोई भी लिस्टेड कंपनी, एनी कंपनी विच प्रपोज टू बी लिस्टेड, एनी कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड एंड व्हिच हैज फाइल्ड ईदर द लिस्टिंग एप्लीकेशन विद स्टॉक एक्सचेंज और अ ड्राफ्ट ऑफर विद सेबी और द सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी। तो उस व्यक्ति ने या तो लिस्टिंग एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया है या फिर ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर दे दिया है सेबी को या लिस्टिंग अथॉरिटी को। लिस्टिंग अथॉरिटी हमारे लिए अभी सेबी ही समझिए, ठीक है। तो पहला हो गया इंटरमीडिएट, listed company, any company proposed to be listed, and then any mutual fund trustee company, asset management company, any mutual fund trustee company, asset management company. And the last is any acquirer under any acquirer or prospective acquirer under takeover regulation 2011. Wonderful. अब ये हो गया, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। When they are making an application, there are two forms जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। One is interpretative letter, one is no action letter. One is interpretative letter, one is no action letter. What is the difference? इंटरप्रिटेटिव लेटर के तहत अगर कोई भी अप्लाई कर रहा है तो ही इज मियरली आस्किंग फॉर अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन। तो एक करेक्ट इंटरप्रिटेशन आता है प्रोविजन का कि ये प्रोविजन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। मैं एक फैक्चुअल केस दे सकता हूं भले कि इस केस में क्या होगा, तो व्हाट आई एम आस्किंग इज अ क्लियर इंटरप्रिटेशन। तो यू कैन इवन मेक एन एप्लीकेशन अंडर इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम फॉर एन इंटरप्रिटेटिव लेटर। और इफ इट ऑल आपसे कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और आप उसका एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस पता करना चाहते हो कि हमारी पोजीशन क्या है, क्या हमने कोई वायलेशन कर दिया है क्या, या फिर आपका कोई प्रपोज ट्रांजैक्शन है एंड यू वांट टू आस्क कि इस पे कोई वायलेशन हो रहा है क्या, बट यू वांट टू मेक श्योर कि ये जो डिपार्टमेंट है जिससे हम क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं ये सभी को रिकमेंड नहीं करेगा, ये देखो देखो ये कंपनी ऐसा करने वाली, इनको पकड़ लो। we want a clear आश्वासन on this that they will not be recommending to SEBI that इनके against action लो, then I make an application under no action letter. No action letter के अंदर we ask for we give a factual situation कि यहाँ पे कोई violation है कि नहीं है, या फिर ये proposed transaction इसमें कोई violation है कि नहीं है। They tell us that whether there is any violation or not, they answer our query and they give us that assurance that they will not be recommending our name to SEBI to take an action against us. नाम ही क्या है? No action letter. नो एक्शन लेटर कि हम आपको बता तो देते हैं इसके अंदर वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे नहीं। और एक होता है इंटरप्रिटेटिव लेटर, वहां पे हमने बताया वो हमें बस हमारा करेक्ट इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। दोनों की फीस में फर्क होता है, ऑफ कोर्स नो एक्शन लेटर में फीस ज्यादा होती है, ठीक है। ये सब होता है एंड में, एंड सिंपल कि भाई साहब आप कभी भी एप्लीकेशन देंगे उसमें आपको लिखना होगा नो एक्शन है या इंटरप्रिटेटिव लेटर है, और साथ में प्रिस्क्राइब फीस देनी होगी आपको और सेबी के डिपार्टमेंट को एड्रेस करना होगा। और ये इजी सा चैप्टर यहां पर होता है समाप्त।